साथियों, आप सभी का इंडिया टॉक पर स्वागत है। मैं हूं शशिकांत कुमार। राजनीति के सबसे विश्वसनीय चैनल पर आपका स्वागत है। 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव नहीं है बल्कि एक सेमीफाइनल है और इस सेमीफाइनल को जीतने के लिए हर कोई प्रयास कर रहा है। आखिर इन 5 राज्यों के विधानसभा का परिणाम क्या होगा वो तो आपको 3 दिसंबर को पता चल जाएगा, लेकिन 30 नवंबर वो तारीख है जब इन टॉक पर सारे राज्यों के चुनाव का जो अनुमान है वो बताने का प्रयास करूंगा। पिछले कई अनुमान, इन टॉक का पिछला कई अनुमान सटीक साबित हो गया, लेकिन हम ये भी कहना चाहते हैं कि हम केवल अनुमान लगा सकते हैं। असली रिजल्ट तो 3 दिसंबर को ही आएगा, उसके लिए हम सबको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन चलिए साथियों, अब हम राजस्थान पर बात करते हैं। राजस्थान वो राज्य जो इस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चा में है। 5 राज्यों में 5 राज्यों में अगर सबसे ज़्यादा अगर कहीं चर्चा हो रही है कहीं के चुनाव का तो वो राजस्थान है। राजस्थान आखिर किसके तरफ जाएगा, राजस्थान में इस वक्त किसकी सरकार बनेगी, ये एक बड़ा सवाल बन गया। जैसा कि साथियों आप जानते हैं कि राजस्थान में एक रिवाज है, अगले हर 5 साल में यहाँ पर सत्ता बदल जाती है, यानी हर 5 साल में यहाँ सरकारें बदल जाती है। उस राजस्थान की तस्वीर क्या होने वाली है? क्या एक बार फिर से 2023 में राजस्थान में सरकार बदल जाएगी? इन सारे सवालों का जवाब देंगे। लेकिन एक बात आप गौर करिए कि अगर ये चुनाव में कांग्रेस पार्टी हारती है तो अशोक गहलोत का ये अंतिम चुनाव साबित होगा। अगर बीजेपी ये चुनाव जीतती है तो वसुंधरा राजे सिंधिया का राजनीतिक करियर लगभग समाप्त हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी इस वक्त राजस्थान में एक नया मुख्यमंत्री बनाएगा। राजस्थान में कई जगहों पर झड़पें देखने को मिली और उन क्षेत्रों के नाम मैं आपको बता देना चाहता हूं। राजस्थान में कई क्षेत्र ऐसे रहे, ग्रामीण इलाकों में झड़पें देखने को मिली जहां कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में झड़पें हुई। तो कई जगह ऐसी थी जहाँ बीएसपी यानी मायावती के पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ झड़पें की खबरें सामने आई। इसके अलावा एक मतदान केंद्र ऐसा भी था उदयपुर, जहां पर एक पार्टी के एजेंट का मृत्यु हो गया हार्ट अटैक होने के कारण। जो वहां पर अधिकारी थे उन्होंने यही बताया इसके पीछे का कारण, जहां पर सत्येंद्र अरोड़ा नाम के व्यक्ति का दिल का दौरा पड़ने के कारण मृत्यु हो गई। ये राजस्थान से एक दुखद खबरें सामने आई। इसके अलावा कई क्षेत्र राजस्थान में से रहे हैं जहां झड़पें देखने को मिली, जहां लड़ाइयाँ आप देखने को मिली। इसके अलावा राजस्थान में इस बार 200 सीटों पर चुनाव नहीं हो रही है बल्कि 199 सीटों पर चुनाव हो रही है। एक सीट ऐसी थी जहाँ एक प्रत्याशी की मृत्यु हो गई, इस कारण से वहाँ पर चुनाव नहीं हो पाया। कांग्रेस के प्रत्याशी थे जिनका निधन हो गया, इस कारण से एक सीट पर चुनाव स्थगित हुआ। टोटल 199 सीटों पर मतदान हुई और कई जगहों पर सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया था जहां पर लोग जो वोटर थे वो सेल्फी ले सकते थे। इसके साथ ही आपको बता दें राजस्थान में करीब 22,71,647 ऐसे मतदाता थे जो कि फर्स्ट टाइम वोट कर रहे थे। इन फर्स्ट टाइम वोटरों पर नज़र रखिए, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम वोटर क्या पेपर लीक के मुद्दे पर वोट कर रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में पेपर लीक की घटनाएं भी काफ़ी हो रही थी और इन फर्स्ट टाइम वोटरों में काफ़ी सारी लड़कियां भी थी। तो महिला वोटर किधर जाएगा, क्योंकि राजस्थान महिलाओं के लिए अशोषित प्रदेश हो गई। राजस्थान में रेप के मामले में राजस्थान नंबर 1 है, महिला अपराध के मामलों में राजस्थान नंबर 1 है। फर्स्ट टाइम वोटर यानी 18 से 19 साल के वोटर करीब 22,71,647 रहे। राजस्थान में टोटल वोटर 5,29,38,152 था, उसमें 22,71,647 वोटर पहली बार वोट कर रहे थे और इन वोटरों के एज कितना था, 18 से 19 साल। सोचिए जब युवा वोट करने जाता है तो उसके जहन में क्या होगा, उसके जहन में क्या पेपर लीक का मुद्दा था, क्या उसके जहन में ये मुद्दा रहा होगा कि राजस्थान महिलाओं के लिए असुरक्षित प्रदेश बनता जा रहा है। राजस्थान में महिला अपराध लगातार कांग्रेस के राज्य में बढ़ रही थी, जैसा कि बीजेपी ने भी चुनावी मुद्दा बनाया है। राजस्थान में ये चुनावी मुद्दा था कि महिला अपराध यहाँ पर बढ़ रहा है। इसके अलावा धार्मिक मुद्दा भी आप कह सकते हैं, हिंदू मुसलमान जैसे मुद्दे। अगर फर्स्ट टाइम वोटर था उसके जहन में क्या होगा, अगर पहली बार कोई वोट कर रहा है, मान लिया जाए कि 18 से 19 साल का कोई लड़की होगी, वो अगर वोट करने जा रही होगी तो वो उसके मन में यही ख्याल आया होगा कि वो उसका प्रदेश महिलाओं के लिए अशोषित प्रदेश है, उसका प्रदेश महिला अपराध में नंबर 1 है, कहीं ना कहीं वो बदलाव के लिए वोट किया होगा या फिर वो
गहलोत सरकार, अशोक गहलोत की जो सरकार चल रही है, उस सरकार के जो लाभ वाले योजना है उसके लिए वोट कर रहे होंगे। ये एक सोचने वाली बात है साथियों। लेकिन इसके साथ ही आपको बताते चले कि अशोक गहलोत की सरकार पर अगर सबसे बड़ा सवाल निशान खड़ी होती है तो वो महिला अपराध के मामलों में। राजस्थान के जो अशोक गहलोत की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, इन पर हमेशा ये आरोप लगता है कि महिला अपराध लगातार राजस्थान में बढ़ रहा है और ये सरकार कुछ नहीं कर रही। सरकार की तरफ से अपने फैक्ट है, सरकार कह रही है हम सबसे ज़्यादा केस दर्ज करते हैं, इस कारण से अपराध की घटनाएं बाकी राज्यों में केसेस दर्ज नहीं होती, राजस्थान में केसेस दर्ज होती है, इस कारण से राजस्थान में सबसे ज़्यादा झूठी शिकायतें की जाती है। ये सरकार के फैक्ट है जो कि हमने पिछले वीडियो में भी बात किया था। लेकिन इस वक्त सरकार, कांग्रेस की सरकार अगर किसी मुद्दे पर गिरी है तो महिला अपराध के मुद्दे पर गिरी है। कांग्रेस की सरकार अगर किसी विषय पर गिरी है ना, वो ध्रुवीकरण की सियासत के कारण गिरी है। राजस्थान में ध्रुवीकरण का सियासत काफ़ी हद तक हुआ है। आज जो वोटिंग के प्रतिशत रहा या फिर आज जो वोटिंग ट्रेंड, सुबह से मैं राजस्थान के वोटिंग ट्रेंड को देख रहा था तो मुझे हैरानी हुई कि राजस्थान में इस वक्त ऐसे मुद्दे हावी है जैसे हिंदू मुसलमान मुद्दा। बीजेपी ये कोशिश मध्य प्रदेश में की, लेकिन वहाँ पर उतना कामयाब नहीं हो पाई क्योंकि शिवराज सिंह चौहान से ज़्यादा कट्टर हिंदू बनके वहाँ पर कांग्रेस के कमलनाथ घूम रहे थे। कमलनाथ का भी लास्ट चुनाव, अशोक गहलोत का भी लास्ट चुनाव है, दोनों का आखिरी चुनाव। दोनों अगर जीत जाते हैं तो उनकी कहीं ना कहीं अगले 5 साल तक वो सीएम रहेंगे, लेकिन अगर हार गए तो उनकी राजनीतिक करियर समाप्त हो जाएगी। तो कमलनाथ बाबा बागेश्वर के पास जाते थे, कमलनाथ कट्टर हिंदू बन के घूम रहे हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ध्रुवीकरण की सियासत को रोकने में कामयाब रही, लेकिन राजस्थान में ये नहीं कर सकी। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी हिंदू मुस्लिम की राजनीति को रोकने में कामयाब नहीं रह पाई और इसका नतीजा देखने को आपको 3 दिसंबर को मिलेगा। 3 दिसंबर को जब मतदान होगी तो आपको ये सब कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन इसके साथ ही बताते चलिए साथियों की जो जानकारी हमारे पास सामने आ रही है कि राजस्थान में जो वोटिंग पैटर्न है, राजस्थान में जो वोटिंग के ट्रेंड है, इसमें यही लग रहा है कि राजस्थान में कुछ बड़े परिवर्तन तो होंगे। राजस्थान मामूली नहीं है, इस बार राजस्थान में परिवर्तन की राह तो चल रही है और राजस्थान में ऐसी परिस्थिति देखने को आपको मिलेगा कि राजस्थान में सत्ता परिवर्तन की जो दौर हर 5 साल में वहाँ सत्ता बदल जाता है, वो इस बार भी कामयाब होता दिख रहा है। इस बार भी राजस्थान में सत्ता तो बदलने जा रहा है। इसके अलावा वोटिंग ट्रेंड की ओर हम बढ़ते हैं साथियों। पिछले कुछ चुनाव के वोट प्रतिशत को हम देखते हैं। 2018 की जब हम वोट प्रतिशत को देखते हैं 74.06% वोटिंग हुई। 2013 में 75.04%, 2008 में 66.25% वोटिंग हुई और जो वर्तमान की खबरें सामने आ रही है 71.25%। कई न्यूज़ चैनलों में ये दिखाया जा रहा है 71.64%। अभी तक कोई फाइनल आंकड़ा नहीं आया। शाम 5 बजे तक का जो आंकड़ा था वो करीबन 68% के आसपास के था, लेकिन अभी रात को 10 बज चुकी हैं, रात को 11 बज चुके हैं। अभी तक जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो 71.25% है। ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, हम 1% बढ़ाकर देख ले तो 72% है, यानी 2018 से करीब 2% कम वोटिंग राजस्थान में हुई है। 2013 के मुकाबले करें तो 3% कम वोटिंग हुई है। इससे पहले 2008 में जब 66.25% वोटिंग हुई थी तब कांग्रेस की सरकार बनी थी और 2003 का वोट प्रतिशत हमारे पास नहीं है, 3 का भी वोट प्रतिशत बता देते हैं। 2003 का अगर वोट प्रतिशत पर जाए तो 67.18% वोटिंग हुई थी और उस वक्त भी राजस्थान में उस वक्त बीजेपी की सरकार बन गई। 1998 पहुँचते तो 1998 में 63.39% वोटिंग हुई और उस वक्त की इसकी सरकार बन गई। तो उस वक्त कांग्रेस की सरकार बन गई 1998 में, फिर 2003 में बीजेपी आई। पिछले 30 सालों में राजस्थान की यही कहानी रही है, हर 5 सालों में वहाँ सत्ता परिवर्तन हो जाता है। पिछले 30 सालों की राजस्थान की जो कहानी है वो एक जैसी थी। अब 2023 में भी क्या वही होने जा रहा है? क्या राजस्थान की सियासत में 2023 में सत्ता परिवर्तन के योग्य दिख रहे हैं? तो साथियों में स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि 2023 भी उसी दिशा की ओर बढ़ रहा है और 2023 में राजस्थान में सत्ता परिवर्तन होगा और जो संभावनाएं दिख रही है बीजेपी यहाँ चुनाव जीत जाएगी। हिंदू मुस्लिम मुद्दा पर आधार पर वोटिंग हुई, इसलिए आपको वोट प्रतिशत कई जगहों पर अगर शहर वाई या सीट वाई विधानसभा क्षेत्रों के आधार पर अगर वोटिंग प्रतिशत देखें तो कई विधानसभा सीटों पर वोटिंग प्रतिशत बढ़ गई। जहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा है वहाँ भी वोटिंग प्रतिशत बढ़ी है।
मतलब आप समझ सकते हैं कि इस बार जो राजस्थान का चुनाव हुआ था ना, वो पूरी तरह से बीजेपी के पीच के मुताबिक हुई। बीजेपी जैसा चुनाव चाहती थी वैसा राजस्थान में हुआ। बीजेपी को हिंदू मुस्लिम मुद्दा चाहिए और उसी हिंदू मुस्लिम के आधार पर राजस्थान में हुई है वोटिंग हुई है। जो खबरें सामने आ रही है राजस्थान से, जो खबरें सुबह से राजस्थान की खबरों पर मैं अपडेट ले रहा था, तो राजस्थान में इस वक्त देखनी पड़ी मुस्लिम क्षेत्रों पर ज़्यादा वोट कांग्रेस की तरफ गया है। मुस्लिम वोटर जो है एक तरफा कांग्रेस की तरफ गया है। 93 से 96% मुस्लिम वोटर कांग्रेस की तरफ गया है और कई सीटों पर मुस्लिम वोटरों का वोटर जो है ना कांग्रेस का साथ छोड़े भी हैं। जहां मुस्लिम वोटरों को ये लगा कि यहाँ कांग्रेस नहीं जीत सकती है, फलाना पार्टी जीत सकती है जो बीजेपी को हराने में कामयाब हो सकती है, उस पार्टी को मुस्लिम वोटरों ने वोट किया है। मतलब आप समझ सकते हैं कि राजस्थान का इलेक्शन हिंदू मुस्लिम के आधार पर हुई है, या हिंदू मुस्लिम का गेम खूब खेला गया और बीजेपी यही चाहती थी। बीजेपी के लोग यही चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम के आधार पर वोटिंग हो और राजस्थान में हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोटिंग हुई है। कि राजस्थान की सियासत में ये सबसे महत्वपूर्ण दौर है। सियासत के जादूगर अशोक गहलोत का ये अंतिम चुनाव साबित होगा। अगर अशोक गहलोत जीते तो अगले 5 साल तक मुख्यमंत्री ही नहीं रहेंगे बल्कि देश के प्रधानमंत्री के दावेदार हो जाएंगे। दिल्ली दरबार में जो कांग्रेस के फैसले होते थे वो दिल्ली दरबार कमजोर पड़ जाएगी अगर अशोक गहलोत ये चुनाव जीत जाते हैं। सियासत के जादूगर माने जाते हैं अशोक गहलोत। अगर वो चुनाव जीत जाते तो प्रधानमंत्री कैंडिडेट होंगे, नरेंद्र मोदी को फाइट करेंगे। क्यों करेंगे इसका जवाब भी है, क्योंकि बीजेपी राजस्थान में किसी भी चेहरा के नाम पर नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस का यही प्लान होगा कि अगर अशोक गहलोत चुनाव जीत जाते तो उन्हें प्रधानमंत्री कैंडिडेट के तौर पे आगे बढ़ाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। कांग्रेस पार्टी की सरकार राजस्थान से जाने वाला है, लेकिन सियासत के जादूगर माने जाते हैं गहलोत। अगर गहलोत इस चुनाव को जीत जाते हैं तो शायद इतिहास बदल देंगे। वहीं बात करें कमलनाथ की, तो कमलनाथ भी मध्य प्रदेश में लगातार प्रयास कर रहे हैं और मध्य प्रदेश से जो अभी डाटा हमारे पास आए 35 से 45 सीट ऐसी है जहाँ टफ फाइट है। कई सीटों पर कांग्रेस बीजेपी की जो हार जीत का अंतर होगा वो 500 या 400 वोटों से भी कम रहेगा। मतलब मध्य प्रदेश में टफ फाइट है। यही स्थिति आप राजस्थान में देखेंगे, क्योंकि राजस्थान में आज वोटिंग हुई तो उतनी बार सारी जानकारी नहीं है, लेकिन अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है कि राजस्थान में हिंदू मुस्लिम के नाम पर काफ़ी सारे वोटिंग हुई है। हिंदू मुस्लिम का फाइट राजस्थान में देखने को मिला और इसके सरकारों के दौरान कई हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक दंगे देखने को मिले। तो हिंदू मुस्लिम के अलावा और कई मुद्दे हावी रहे, जैसे कि पेपर लीक का मुद्दा हावी रहा। इसके अलावा राजस्थान में महंगाई का मुद्दा भी रहा। वैसे राजस्थान में सस्ती सिलेंडर अशोक गहलोत की सरकार दे रही है, ऐसा अशोक गहलोत की सरकार ने दावा किया, लेकिन वो मुद्दे भी रहे। लेकिन राजस्थान में सबसे ज़्यादा मुद्दा अगर कोई चला तो हिंदू मुस्लिम वाला चला। पेपर लीक का मुद्दा सेकेंड या थर्ड पॉइंट पे था। इसके अलावा महिला सुरक्षा का मुद्दा राजस्थान में बड़ा मुद्दा बन के उभरा और बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया। बीजेपी ने इस विषय को उठाया और बखूबी उठाया और बीजेपी का यही कारण रहा कि राजस्थान की महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर वोटिंग किया। और वोटिंग का जो प्रतिशत दिख रहा है इसे आप बम्पर वोटिंग नहीं कहिएगा, 72% हुआ 71%, इसे आप मामूली वोटिंग नहीं कहिएगा। ये बम्पर वोटिंग था और महिलाओं ने जिस प्रकार से बढ़ चढ़ कर वोटिंग की, जो खबरें सामने कई सीटों पर महिलाओं ने ज़्यादा वोट की, इसका मतलब आप समझ सकते हैं। सीधे तौर पर अगर आप समझिए तो मायने यही निकल रहे हैं कि अब राजस्थान की सियासत की जो तस्वीर है ना वो पलटने जा रही है। राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी की सरकार बनती है तो वहाँ पर एक नया मुख्यमंत्री बनेगा। कांग्रेस की सरकार बनती है तो भी ये परिस्थिति दिखेगा कि सियासत के जादूगर अशोक गहलोत को कहीं राष्ट्रीय राजनीति में लाया जाएगा और कहा जाए कि राज्य में हम किसी और नेता को देंगे। वो सचिन पायलट होंगे या कोई और नेता होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन 5 राज्यों में परिस्थिति दिख रहा है। इन 5 राज्यों में मुझे जो मेरा अनुमान है वो मैं बता देता हूँ। मध्य प्रदेश टॉप 5 है, लेकिन वहाँ बीजेपी सरकार बना लेगी। राजस्थान में बीजेपी आसानी से सरकार बना लेगी, 115 राजस्थान में बीजेपी आसानी से सरकार बना लेगी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बना लेगी। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बना लेगी। आखिरी पलों में बीजेपी ने कोशिश की, लेकिन बीजेपी शायद बहुत देरी कर दी। बीजेपी के पास छत्तीसगढ़ में चेहरा नहीं था, फेस नहीं था, इस कारण से बीजेपी को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा तेलंगाना की बात करें तो वहाँ बीआरएस की सरकार बन जाएगी। 1-2% चांस ऐसी परिस्थिति भी है। बीआरएस पहले नंबर पर होगी और कांग्रेस सेकंड नंबर पर जाएगा और बीजेपी वहाँ तीसरे नंबर के लिए ओबीसी की पार्टी से लड़ रही है। तो इसके मायने आप निकाल सकते हैं बीजेपी को कितनी सीटें मिलेंगी। इसके अलावा अगर आप मिजोरम की बात करें तो मिजोरम नेशनल फ्रंट की सरकार बनेगी और ये सारे सीट वाइज जो अलायंसेस हैं ना वो 30 तारीख को करेंगे। 30 तारीख का वीडियो लाइव रहेंगे, उस दौरान आपके लिए हम 30 तारीख को इस पर सीट बाई सीट जाएंगे कि
इस राज्य में इतने सीटें इस पार्टी को मिलेगी। फाइनल फैसला तो 3 दिसंबर को होगा। 3 दिसंबर का हमें इंतजार करना पड़ेगा। 3 दिसंबर को जो नतीजे आएंगे वो इस देश को 24 से पहले इस देश के सियासत का निर्णय कर देगा। 2024 से पहले इस देश की सियासत किस तरफ बढ़ रही है, ये सियासत का सही फाइनल है साथियों, ये मामूली चुनाव नहीं है। लेकिन आज की जो वोटिंग ट्रेंड था, राजस्थान की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ जो वोटिंग ट्रेंड देखने को मिला, जो वोटिंग का पैटर्न देखने को मिला, उसके बाद तो ये लगने लगा कि राजस्थान में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है और बीजेपी के नेताओं में भी उत्साह दिख रहा है। कांग्रेस भी दावे कर रही है कि हम सरकार बनाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अब लग रहा है बीजेपी सरकार बनाएगी। अगर कांग्रेस पार्टी हारेगी तो कांग्रेस क्यों हारेगी, तो ये भी जान लीजिए। कांग्रेस के अंदर जो लड़ाई सचिन पायलट और गहलोत की चल रही थी, सचिन पायलट को सीएम बनाया जाएगा या नहीं, जो सचिन पायलट की जाति के वोटर थे, जिस जाति से सचिन पायलट आते थे, उस जाति के वोटरों में यही कंफ्यूजन था और इसी कारण से वो जाति का जो वोटर है वो बीजेपी की तरफ चला गया और इस कारण से सचिन पायलट अपनी सीट तो बचा लेंगे, लेकिन कांग्रेस अच्छी स्थिति में राजस्थान के अंदर नहीं है। कांग्रेस बहुत बुरी स्थिति में, इतना मैं बता सकता हूँ। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने एक बड़ा चालाकी खेला। जो लोग लड़ सकते थे उन सभी लोगों को एक एक सीट दे दिया और उन्हें चुनाव लड़वा दिया। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में एक और चालाकी खेला। वो चालाकी ये था कि जिन्हें लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं देना था, कई सांसद प्रत्याशी जब चुनावी मैदान में आए ना, उस वक्त ही आपको ये समझ लेनी चाहिए कि कई चेहरों को बीजेपी ने जानबूझकर मैदान में उतारा, क्योंकि बीजेपी को पता था ये लोग अगर टिकट नहीं दिया जाए, ये लोग अगर इन्हें चुनाव में ना लगाया जाए तो ये पार्टी को नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। हो सकता है किसी सीट पर पार्टी का खेल बिगाड़ दे, इसलिए इन लोगों को चुनाव में बेस्ट कर दिया गया। तो कई ऐसे सांसद प्रत्याशी थे जिन्हें इसलिए चुनाव लड़वा दिया गया क्योंकि बीजेपी यही चाहती थी कि वो विधायक बन जाए, क्योंकि उनका तो सांसद का टिकट 2024 में कटने वाला है। उससे पहले बीजेपी ने उन्हें विधायक का टिकट दे दिया। पार्टी में बगावत रोकने के लिए ऐसे कदम उठाए कि अपने नेताओं को विधानसभा का चुनाव लड़वा दिया। बीजेपी ने एक रणनीति तैयार किया और दूसरा रणनीति बीजेपी का ये था कि ये सभी पहले से ही सांसद है, अगर वो चुनाव लड़ते हैं, हार जाते हैं, तो ये स्वयं सांसद का टिकट मांगने नहीं आएंगे। तो बीजेपी का यही प्लान था कि इन्हें टिकट दे दिया जाए, इन्हें चुनाव में बेस्ट कर दिया जाए, जिससे पार्टी में किसी भी तरह का परिस्थिति ना बिगड़े, कोई अलग खेमा तैयार ना हो जाए। अभी तक ये बातें लग रही थी कि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शायद दोबारा ना बने, लेकिन शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बनेंगे, लंबे समय तक बनेंगे या फिर नहीं, इसका इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन संभावना है शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि आखिरी पलों में जो शिवराज सिंह चौहान ने फैसले किए ना मध्य प्रदेश में, लाडली बहना योजना, ऐसे कई स्कीम लाए जिसका बेनिफिट बीजेपी को इस चुनाव में, मध्य प्रदेश के चुनाव में हुई। लेकिन कमलनाथ भी कम्युनिटी बाबा बागेश्वर के दर पे गए थे, वो कट्टर हिंदू बन के घूम रहे थे। इसलिए आप कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में हिंदू वोटर थोड़ा बहुत कांग्रेस, हिंदू वोटरों में मध्य प्रदेश की सियासत जो था ना, हिंदू मुसलमान वाला नहीं था जो राजस्थान में देखने को मिला। राजस्थान में कांग्रेस हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण नहीं रोक पाया, लेकिन मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने रोक लिया। छत्तीसगढ़ में बघेल ने रोक दिया कि हिंदू मुस्लिम के पॉलिटिक्स बीजेपी का, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो बता दिया कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में टॉप फाइट है, 35 से 45 सीटों ऐसे हैं। लेकिन अनुमान क्या कहता है, अभी तक का जो अनुमान हमारा है कि मध्य प्रदेश में तो बीजेपी की सरकार बन जाएगी। लेकिन साथियों एक बार फिर से मैं कहना चाहता हूँ, फाइनल अनुमान 30 तारीख को आएगा। 30 तारीख को मैं लाइव रहूँगा शाम को, और उस दौरान मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊँगा कि मेरा अनुमान क्या कहता है। लेकिन अभी मैंने जो 5 राज्यों का अनुमान बताया हूँ, उम्मीद करिए कि जब नतीजे आएंगे लगभग वही रहेंगे। तेलंगाना में आपको बीआरएस की सरकार दिखेगी, राजस्थान में आपको बीजेपी की सरकार दिखेगी, छत्तीसगढ़ में आपको कांग्रेस की सरकार दिखेगी, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार दिखेगी, मिजोरम में मिजोरम नेशनल फ्रंट की सरकार दिखेगी। पिछले बार बीजेपी 5-0 हुआ था, लेकिन इस बार बीजेपी की परिस्थिति वैसी नहीं होने वाली। इस बार बीजेपी 5 राज्यों में 2 राज्य जीतने जा रही है, 1 राज्य कांग्रेस जीतने जा रही है। कांग्रेस तेलंगाना जीत सकती है, क्योंकि कांग्रेस दावा करती है कि वो 2 राज्य जीतने जा रही है। मध्य प्रदेश संभावना नहीं है, लेकिन कांग्रेस कोशिश में लगी है और मध्य प्रदेश टॉप फाइट है। मैं बार बार कह रहा हूँ, तेलंगाना में भी कांग्रेस जीतने की कोशिश कर रही है। अगर तेलंगाना में कांग्रेस जीत जाती है तो शायद एक इतिहास हो जाएगा। उसके बाद कांग्रेस पार्टी 2024 से पहले काफ़ी ज़्यादा आत्मविश्वास के साथ चुनाव लड़ेगी। लेकिन जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, जो जानकारियाँ सामने आ रही हैं, वहाँ की जो परिस्थिति है, तेलंगाना में बीआरएस की सरकार बन जाएगी। केसीआर वहाँ पर एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। केसीआर का हारने की संभावना नहीं है। यहाँ पर मैं स्पष्ट कर देना
हटो कि बीजेपी तेलंगाना में लड़ाई में नहीं है, मिजोरम में लड़ाई में नहीं है। बीजेपी इन्हीं 3 राज्यों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में लड़ाई में है और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने देरी कर दिया। इस कारण से बीजेपी को सफलता उस हिसाब से नहीं मिल सकी जिस हिसाब से पार्टी ने सोचा था। मतलब आप समझ सकते हैं 2 राज्य में बीजेपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान बीजेपी जीत रही है, छत्तीसगढ़ कांग्रेस, तेलंगाना में बीआरएस और मिजोरम में मिजोरम नेशनल फ्रंट जीत रही है। वीडियो के समापन करने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि 24 की रणभूमि पुस्तक, जो कि मेरा पुस्तक आया, इस 2019 के चुनाव से पहले की परिस्थिति है, पुलवामा में जो हमले हुए, आतंकवादी हमले हुए, उस पर भी लिखा गया। इसके अलावा इस पुस्तक में आपको 2019 के चुनाव में कैसे राष्ट्रवाद चुनावी मुद्दा बन गया और 2024 के चुनाव में कौन से चुनावी मुद्दे बनने जा रहे हैं, ये सब कुछ इस पुस्तक में है। 24 की रणभूमि की इस बुक को आप जरूर ऑर्डर करिए और इस बुक को पढ़िए, क्योंकि इस बुक में इस देश की सियासत का इतिहास लिखा गया। जिस प्रकार से सीबीआई ईडी का कार्रवाई हो रहा था, किस प्रकार से विपक्षी दलों को क्या टारगेट के लिए किया जाता, सीबीआई ईडी के कार्रवाई के साथ ही 2024 में क्या लोकतंत्र खतरे में है, क्या 2024 के बाद अगर नरेंद्र मोदी जीतते हैं लोकतंत्र को समाप्त कर देंगे, इस विषय पर भी 24 की रणभूमि के पुस्तक में है। तो 24 की रणभूमि के पुस्तक को आप जरूर पढ़िए। 24 की रणभूमि के पुस्तक में ऐसे कई अध्याय हैं जो आपको 2024 की राजनीति के बारे में बताएगा साथियों। लेकिन चलिए साथियों, आपको 24 की रणभूमि बुक को आप कैसे ऑर्डर करेंगे ये भी हम आपको बता देते हैं। अमेजोन पर जाइए, सर्च कीजिए शशिकांत कुमार, या फिर फ्लिपकार्ट पर जाइए, सर्च कीजिए शशिकांत कुमार। इसके अलावा आप ई बुक भी ऑर्डर कर सकते हैं अमेजोन किंडल पर या गूगल ई बुक पर भी ई बुक पढ़ सकते हैं। ई बुक पढ़ना है तो 99 रुपीज़ में पढ़ सकते हैं। अगर आप बुक मंगवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 199 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, अमेजोन पर जाइए और आराम से अमेजोन पर जाइए, शशिकांत कुमार सर्च कीजिए, 24 की रणभूमि पुस्तक आपको मिल जाएगा। अमेजोन से अगर आप बुक ऑर्डर करिएगा तो वहाँ पर आपको डिलीवरी चार्ज नहीं लगेगा। खैर साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजाना बिल्कुल न भूलिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, बने रहिए राजनीति के सबसे विश्वसनीय चैनल पर। जय हिंद, वंदे मातरम।